गुड इवनिंग एवरीवन। मैं शरद यादव आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। अगर आप लोग दोस्तों यूपीएससी 2024 का टारगेट कर रहे हैं या यूपी पीसीएस 2024 को टारगेट कर रहे हैं तो बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर आए हैं, जो कि यहाँ पर हम लोग करंट अफेयर्स की स्टडी कर रहे हैं हिंदी मीडियम से। और ये हम लोग स्टडी कर रहे हैं जून 2023 की मैगजीन्स की। और इससे पहले हम लोगों ने मई 2023 की मैगजीन को कवर कर लिया है। प्लेलिस्ट में आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप लोग 2024 को टारगेट करके चल रहे हैं तो लास्ट 1 ईयर का आपको करंट अफेयर्स बहुत अच्छी तरीके से तैयार रहना चाहिए, जो आप मेरे चैनल पर या हमारे चैनल पर आप रेगुलर जो है कि इस चीज़ को देख सकते हैं। रेगुलर आपको क्लासेस मिलती रहेंगी और लास्ट में इन सभी का कंपाइलेशन जो कि पीटी 365 आएगा तो उसे भी हम लोग रिवीजन करेंगे। लेकिन उसका फ़ायदा तभी होगा जब आपने मंथली मैगजीन्स को मेरे साथ बहुत अच्छे से फॉलो किया हो, और मैं यहाँ पे आपको अपने अनुभवों के साथ बताऊंगा कि कौन सी चीज़ें प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और कौन सी चीज़ें मेंस के लिए, और कौन सी ऐसी सेगमेंट है या कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं या कितना पैराग्राफ्स है जो हमें नहीं पढ़ना चाहिए। क्योंकि विजन आईएएस में कुछ चीज़ें तो काम की होती हैं और कुछ चीज़ें अननेसेसरी होती हैं, जिसको आप एक कॉमन सेंस के तौर पे आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। तो चलिए अब शुरू करते हैं। हम इसमें टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि कौन सा टॉपिक हमें कवर करना है। तो इससे पहले दोस्तों हम लोगों ने इसके राज व्यवस्था और शासन पद्धति वाले टॉपिक को कवर कर लिया है। और दूसरा जो हमारा है अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में भी हम लोगों ने लास्ट क्लास में भारत और यूएस के बीच में जो डिफेंस पॉलिसी थी, अंतरिक्ष था, डिजिटल व्यापार, इन तीनों ही सेगमेंट के साथ साथ भारत और नेपाल के संबंधों को भी विस्तार से पढ़ लिया है। और आज हम 4 टॉपिक को कवर करेंगे। पहला रहेगा हमारा मध्य एशिया में चीन का बढ़ता हुआ प्रभाव, यानी जो कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और इस तरीके के जो देश हैं, इनमें कैसे चाइना का प्रभाव बढ़ रहा है, जो भारत के लिए चिंता का विषय बनेगा। वहीं विदेश नीति के टारगेट को अगर प्राप्त कर रहे हैं तो भारत की रक्षा सहयोग संबंधी जो पहल है या डिफेंस पॉलिसी है वो कितनी हेल्पफुल होगी। तीसरा टॉपिक रहेगा हमारा जो यूएन के द्वारा मानवाधिकारों की घोषणा की गई थी 1948 में, 2023 में उसके 75 वर्ष हो चुके हैं, तो इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और आखिरी टॉपिक रहेगा आज का हमारा यूनेस्को। यूनेस्को भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से प्रीलिम्स में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये चारों ही सेगमेंट हम लोग आज पढ़ेंगे दोस्तों, तो बने रहिएगा वीडियो पे लास्ट तक। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और साथ ही साथ आप लोग घटना चक्र की सीरीज और टॉपर्स नोट्स की सीरीज भी जरूर फॉलो करें, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। तो ये रहा हमारा पहला टॉपिक, मध्य एशिया में चीन का बढ़ता प्रभाव। देखिए, अगर आप लोग यूपीएससी या यूपी पीसीएस मेंस 2023 को लिखने जा रहे हैं तो आपके लिए ये भी क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि मेंस में भारत चाइना के संबंधों पे हर साल एक ना एक प्रश्न आता है। तो चाइना की जो भी पॉलिसी है भारत के हितों को कैसे अफेक्ट कर रही है, या आप आगे अगर 2024 का मेंस लिख रहे हैं तो वहाँ के लिए भी ये इंपॉर्टेंट लेक्चर रहेगा आज का ये। तो चीन ने 5 मध्य एशियाई देश, क्योंकि मध्य एशिया में मुख्य रूप से 5 ही देश आते हैं जिनको हम लोग ट्रिक के नाम से जानते हैं, तान वाले देश। अफगानिस्तान को छोड़ दिया जाता है, बाकी वो 5 मध्य एशियाई देश कौन से हैं, तो मान लीजिए कजाकिस्तान हो गया, फिर किर्गिस्तान हो गया, और साथ ही साथ तुर्कमेनिस्तान, ये रहा तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान। तो ये 5 कंट्रीज हैं जो कि क्या करती हैं, जहाँ पे चाइना अपनी जो है कि पॉलिसी बना रहा है, और इनके राष्ट्र प्रमुखों के साथ सियोन में या जियोन में जो कि C+C5 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की गई है। और यह अपनी तरह का पहला शिखर सम्मेलन है, यानी चाइना ने पहली बार मध्य एशियाई देशों के साथ एक शिखर सम्मेलन शुरू किया है, जो कि भारत के लिए भी एक चिंता का विषय बन सकता है। अब यहाँ पे अगर आप मैप के अनुसार चलें, क्योंकि यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में लोकेशन के आधार पर प्रश्न पूछने का एक नया ट्रेंड है, तो आप ये देखिए कि चाइना के साथ कौन कौन से मध्य एशियाई देश अपनी सीमा साझा करते हैं। तो ये ब्लू कलर का जो आपको देश देखने को मिल रहा है, ये आपका हो जाएगा ताजिकिस्तान देश हो जाएगा। और वहीं जहाँ पे आपको ये जो येलो कलर का देश देखने को मिल रहा है किर्गिस्तान है, और ये जो ग्रीन कलर का देश देखने को मिल रहा है ये कजाकिस्तान है। तो अगर मैं इन उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान को हटा दूं तो 3 प्रमुख देश हैं जो क्या कर रहे हैं, चाइना के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर कर रहे हैं। तो यह भी एक लोकेशन के आधार पर प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे। आगे देख लेते हैं कि ये सम्मेलन में हुआ क्या। तो यहाँ पे जिस जगह पे जो सम्मेलन होता है वहाँ पे घोषणा पत्र डिक्लेयर होता है, तो उसी को मान लिया जाता है शियोन घोषणा पत्र पे हस्ताक्षर हुए। यहाँ पे सभी देशों के राष्ट्र प्रमुखों ने लोगों के बीच होने वाले सांस्कृतिक आदान प्रदान, क्षेत्रीय आतंकवाद और उग्रवाद की समस्याओं पर भी विशेष ध्यान केंद्रित किया है कि किसी भी प्रकार से ऐसे क्षेत्रीय आतंकवाद और उग्रवाद की होने वाली समस्याओं को कम किया जाए। साथ ही साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ाते रहना चाहिए। और इसी सेंस में यूनेस्को द्वारा
कल्चरल सिल्क रोड कार्यक्रम भी प्रारंभ किया गया है, जिसके लिए चाइना और मध्य एशियाई देशों के बीच में एक संबंध को अच्छा देखा जा सकता है। फिर आगे हम देखते हैं, जो ये पहली बार शिखर सम्मेलन हो रहा है C+C5। यहाँ पे C का मतलब होता है चाइना और C5 का मतलब होता है कंट्री 5, जो 5 देश है मध्य एशियाई वाले देश। यहाँ पे देखेंगे चीन प्लस 5 मध्य एशियाई देश। इनके शिखर सम्मेलन विगत वर्ष आभासी रूप में प्रायोजित हुए थे, लेकिन ये पहली बार है जहाँ पे लोग एक दूसरे के साथ मिलकर बैठकर बात कर रहे हैं। और ये इस उपलक्ष्य में हुआ है कि चीन के साथ मध्य एशियाई देशों के बीच में जो संबंध थे वो 30 वर्ष की वर्षगांठ मना रहे हैं। 30वीं जो है कि वर्षगांठ मना रहे हैं, यानी कि 30 साल हो चुके हैं मध्य एशियाई देशों के चाइना के साथ संबंध के रूप में। और इसी संबंध में आप देखेंगे कि बेल्ट रोड इनिशिएटिव जो प्रोग्राम है, जो एक योजना है चीन की, इसके माध्यम से मध्य एशिया में भारी निवेश किया जा रहा है। यानी मध्य एशिया की आवश्यकताओं को पूरा किया जा रहा है चाइना के द्वारा, और इस क्षेत्र के साथ चीन के संबंधों को SCO के माध्यम से संस्थागत रूप प्रदान किया गया है। क्योंकि SCO में टोटल वर्तमान में 8 कंट्रीज हैं, जिसमें 4 कंट्री मध्य एशियाई देशों की हैं। कौन कौन सी हैं? कजाकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया, ताजिकिस्तान हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया। तो उज्बेकिस्तान को अगर हम हटा दें तो चारों ही कंट्रीज क्या करती हैं? SCO में मेंबर के रूप में है। वहीं भारत, चीन, पाकिस्तान और रूस, ये भी देश SCO के मेंबर हैं और SCO का गठन 2001 में किया गया था। तो आप देख सकते हो कि चाहे वो बेल्ट रोड इनिशिएटिव प्रोग्राम हो या SCO प्रोग्राम हो या C+C5 प्रोग्राम्स हो, इन तीनों चारों योजनाओं और शिखर सम्मेलन के माध्यम से चाइना लगातार अपनी बढ़त को मजबूत कर रहा है मध्य एशियाई देशों में। और मध्य एशिया देश खनिज के मामले में बहुत संपन्न है, चाहे वहाँ पे प्राकृतिक गैस की बात कर लें या यूरेनियम के भंडार की बात कर लें। कहीं ना कहीं भारत को भी मध्य एशियाई देशों में अपने संबंधों को मजबूत बनाना है, लेकिन मध्य एशिया में महाशक्तियों का जमावड़ा लगा हुआ है, चाहे फिर वो अमेरिका हो, रसिया हो, भारत हो, चाइना हो। इनके बीच में जो प्रतिस्पर्धा होगी तो कहीं ना कहीं मध्य एशिया में भारत की पकड़ कमजोर हो सकती है। इसीलिए ये टॉपिक आपको समझना जरूरी है। बात करते हैं मध्य एशिया में चीन के बढ़ते प्रभाव का भारत के लिए क्या अर्थ निकलता है। अगर चीन का लगातार प्रभाव बढ़ता जा रहा है मध्य एशिया में, तो भारत को क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। जैसे कहावत है ना कि मान लीजिए हमारे पड़ोस में कोई एक ऐसी फैमिली है जो मतलब जिसके साथ हमारे संबंध अच्छे हैं, लेकिन अचानक से कोई बाहरी फैमिली आती है, बाहर के लोग आते हैं, बाहर का कोई दोस्त आता है और वो इस फैमिली के ज़्यादा करीब हो जाता है, जिससे हमारे हित प्रभावित हो जाते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों के आधार पे आप देख सकते हो कि भारत जहाँ पे अपनी पकड़ को मजबूत करना चाह रहा है मध्य एशिया में, वहाँ चाइना अपना प्रभाव बेल्ट रोड इनिशिएटिव, SCO, C+C5 के माध्यम से अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। तो भारत के लिए क्या चुनौतियाँ हो सकती हैं? तो भारत के लिए जो पहली चुनौती हो सकती है कि भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, जियोपॉलिटिक्स कंपटीशन बढ़ जाएगा, क्योंकि चीन की उपस्थिति और प्रभावन क्षमता से भारत के सामरिक हित प्रभावित होंगे। तालिबान द्वारा अफगानिस्तान में सत्ता अधिग्रहण के बाद मध्य एशियाई क्षेत्र में भू राजनीतिक रणभूमि के रूप में उभर गया है, क्योंकि अफगानिस्तान से ये सारे के सारे देश मुख्य रूप से बॉर्डर शेयर करते हैं, केवल कजाकिस्तान को छोड़ के। तो अफगानिस्तान में भी इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है, जबकि भारत के द्वारा कई बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया गया है अफगानिस्तान में शांति स्थापना के लिए। भारत और अफगानिस्तान के संबंध अच्छे हैं, लेकिन तालिबानी सरकार के द्वारा कहीं ना कहीं अफगानिस्तान और भारत के संबंधों को विच्छेद करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं भारत के लिए आर्थिक प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि मध्य एशिया का सबसे बड़ा जो व्यापारिक भागीदार है वो चीन है। क्योंकि चीन के साथ जो व्यापार हुआ वो लगभग $32 का हुआ है, $32 बिलियन का, और भारत के साथ जो व्यापार हुआ वो केवल और केवल $2 बिलियन का। तो अगर हमें 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनानी है, या जैसा कि अभी मोदी जी ने 15 अगस्त 2023 को भाषण दिया लाल किले से कि हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं, तो भाई तीसरी अर्थव्यवस्था तो तब बनोगे ना जब आपका आयात और निर्यात अधिक से अधिक होना चाहिए। चाइना से सोचो हम कितने गुना कम है, 16 गुना कम है। चाइना $32 बिलियन इन्वेस्ट कर रहा है और भारत केवल $2 बिलियन पे। तो आर्थिक रूप में भी हमें चैलेंजेस मिलेगा। वहीं कनेक्टिविटी और अवसंरचना के आधार पर देखें तो BRI प्रोजेक्ट के माध्यम से चीन क्या कर रहा है, BRI हो गया या CPEC हो गया, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के माध्यम से कहीं ना कहीं वहां पे कनेक्टिविटी को प्रोवाइड कर रहा है। और जबकि भारत क्या कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा INSTC जैसी पहलों के माध्यम से इन देशों के साथ घनिष्ठ संबंधों को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहा है। लेकिन हो सकता है कि चाइना BRI या CPEC के माध्यम से सस्ती और अफोर्डेबल अगर सुविधा देगा कनेक्टिविटी की, तो सारे देश के लोग क्या करेंगे, वहां के लोग क्या करेंगे, चाइना को प्रेफर करेंगे। भारत की सुविधा के लिए कोई लालायित नहीं होगा।
तो भारत के आर्थिक हित प्रभावित होंगे, कनेक्टिविटी के हित प्रभावित होंगे। साथ ही साथ सुरक्षा संबंधी चिंताएं भी लगातार बढ़ेंगी, क्योंकि मध्य एशिया में अगर चीन की बढ़ती शक्ति कहीं ना कहीं भारत को एक काउंटर करेगी, जिस प्रकार से चाइना को भारत काउंटर कर रहा होता है, लगातार संतुलित कर रहा होता है, उस तरीके से चाइना भी इस तरीके के प्रयोग को कर सकेगा। तो ये भी एक प्रॉब्लम्स आ सकती है। जैसे अगर आप देखेंगे कि भारत और मध्य एशियाई क्षेत्रों की चिंताएं एक समान है, जैसे आतंकवाद से पीड़ित है भारत और मध्य एशिया वाले देश भी, उग्रवाद से भी पीड़ित है, मादक पदार्थों की तस्करी से भी, इन सभी समस्याओं से अगर पीड़ित है, तो चाइना वहां पे जो है कि इन चीजों को क्या करेगा, बढ़ावा दे सकता है, जिससे भारत के हित प्रभावित होंगे। और ऊर्जा सुरक्षा के लिए भी अगर हम देखें तो भारत के लिए चुनौती खड़ी हो सकती है, क्योंकि कजाकिस्तान यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार है और यूरेनियम के माध्यम से हम यहाँ पर अपने यहाँ न्यूक्लियर प्लांट चलाते हैं और उन प्लांट के माध्यम से हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, बिजली प्रोड्यूस करते हैं। और अगर कजाकिस्तान का अधिक से अधिक समझौता यूरेनियम के लिए चाइना से हो गया, तो भारत के लिए दूसरे देशों से यूरेनियम लेना महंगा पड़ जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी हमारे यहाँ महंगी हो जाएगी। तो इन्हीं सब चीज़ों के आधार पर ऊर्जा की भी सुरक्षा खतरे में आ जाएगी। वहीं तुर्कमेनिस्तान से हमें नेचुरल गैस प्राप्त हो जाती है, जो कि तापी एक प्रोजेक्ट भी हम आगे पढ़ेंगे, तापी को भी इसी में, जैसे यहाँ पे देखेंगे अभी हम, जिसमें तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए भारत में प्राकृतिक गैस की सप्लाई की जाएगी। और नेचुरल गैस के माध्यम से ही हम सीएनजी जैसे जो ग्रीन फ्यूल की बात हम करते हैं, हरित ईंधन अर्थात की जो नवीकरणीय ऊर्जा है, उस पर हम जो है कि अपनी क्या कर सकते हैं, अपनी निर्भरता को बढ़ा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी हमारे लिए प्रॉब्लम्स करेंगी। वहीं इस क्षेत्र में भारत के द्वारा अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए क्या क्या पहल की गई है। अभी तक तो हमने ये समझा कि चीन के द्वारा जो भी काम किया जा रहा है वो भारत के हितों को कैसे प्रभावित करेगा। तो हमने देखा कनेक्टिविटी पे आधार पे, सुरक्षा के आधार पे, ऊर्जा के आधार पे, बहुत सारे आधारों पे हमने देखा। लेकिन अब ये भी देखते हैं कि चीन तो अपना काम कर रहा है, लेकिन भारत क्या कर रहा है मध्य एशिया में अपने संबंधों को अच्छा बनाने के लिए। मध्य एशिया में भारत कनेक्टिविटी में सुधार कर रहा है। कनेक्टिविटी के लिए जब पाकिस्तान के माध्यम से हमें रास्ता नहीं दिया जा रहा अफगानिस्तान होते हुए मध्य एशिया में प्रवेश करने के लिए, तो भारत ने ईरान में चाबहार पोर्ट को जो है कि डेवलप किया। चाबहार पोर्ट के माध्यम से मध्य एशियाई देशों के साथ कनेक्टिविटी बना रहे हैं। भारत के द्वारा क्या किया गया, चाबहार पोर्ट का प्रयोग करके गेहूं का निर्यात किया गया है अफगानिस्तान और मध्य एशियाई देशों में, ताकि वहां पे खाद्यान्न संकट कम रहे। साथ ही साथ तापी जैसी परियोजना जो है, जो कि तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत गैस लाइन, जो गैस पाइपलाइन की सदस्यता के माध्यम से भारत इस क्षेत्र में कनेक्टिविटी में सुधार कर सकता है। वहीं कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी जो कि 2012 में शुरू की गई थी, जैसे लुक ईस्ट पॉलिसी हम लोग देखते हैं 1992 में शुरू की गई थी और लुक वेस्ट पॉलिसी 2005 में शुरू की गई थी, उसी तरीके से कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी की बात हो रही है कि किसी भी तरीके से भारत को कनेक्ट करो सेंट्रल एशिया से। भारत ने पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी भी हाल ही में अभी की है, तो इससे पता चलता है कि भारत कनेक्ट कर रहा है अपने आप को सेंट्रल एशिया से। विस्तारित पड़ोस नीति यानी एक्सटेंडेड नेबर पॉलिसी के प्रति प्रतिबद्धता। अभी तक हम क्या समझते थे पड़ोसी देश के रूप में, कि हम अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को अच्छा रखें। उन पड़ोसी देशों में हम नेपाल को समझते थे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, म्यांमार, श्रीलंका, बांग्लादेश। लेकिन अब हम अपने पड़ोसियों को विस्तारित कर रहे हैं, अर्थात कि जो हमारे साथ सीधे जुड़े हुए नहीं है। जैसे मध्य एशिया हमारे साथ सीधे नहीं जुड़ता है, किसी भी जगह बाउंड्री शेयर नहीं करता है, लेकिन अफगानिस्तान और पाकिस्तान से तो बाउंड्री शेयर करता है। तो क्यों ना हम अपने इन पड़ोसियों का दायरा बढ़ा दें। तो हमने पाकिस्तान, अफगानिस्तान के साथ साथ मध्य एशियाई देशों के साथ संबंधों पे विस्तार देने की बात की है, ताकि राजनीतिक स्तर से, अंतर्राष्ट्रीय स्तर से, एशियाई स्तर से हमें उसका समर्थन मिल सके। द्विपक्षीय जुड़ाव की बात करेंगे तो भारत ने कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान के साथ पहले ही रणनीतिक साझेदारी समझौतों तथा कजाकिस्तान के साथ तो असैन्य परमाणु समझौते पर भी हस्ताक्षर किया है। क्यों? क्योंकि कजाकिस्तान के द्वारा जो यूरेनियम की प्राप्ति होगी, हमें जो यूरेनियम निर्यात किया जाएगा भारत में, तो उस यूरेनियम का हम क्या करेंगे, सैन्य के आधार पर नहीं बल्कि एनर्जी के लिए उस न्यूक्लियर प्लांट में उसका प्रयोग करेंगे। तो असैन्य परमाणु समझौता भी हुआ है। बहुपक्षीय संगठन में अगर हम देखें तो एससीओ जैसे मंच पर भारत भी सदस्य के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वहीं ये चारों एशियाई देश जो है, मध्य एशियाई देश, इनके बीच में द्विपक्षीय वार्ता होती है, तो भारत अपनी रणनीति को वहां पर भी जो है कि प्रदर्शित करता है। और अगर हम बात करें विकासात्मक सहायता,
विकास के स्तर पे भारत ने $1 बिलियन के लाइन ऑफ क्रेडिट की घोषणा की है, ताकि यहाँ के क्षेत्रों में जो है कि कुछ आधारभूत संरचनाओं और मूलभूत सुविधाओं को प्रदान किया जा सके सस्ते दर पे। और आगे की राह क्या हो सकती है, भारत को क्या करना चाहिए? पहली चीज सॉफ्ट पावर पॉलिसी को अपनाना चाहिए, सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी। अब भारत की सॉफ्ट पावर क्या है भाई? लोकतंत्र की मान्यता रखता है भारत, जहां लोगों को आज़ादी है, वोट देने का राइट है, अपने पसंद की सरकार चुनने का अधिकार है, जबकि चाइना में ये सिस्टम नहीं है। तो चाइना की साम्यवादी राजनीति को पीछे ढकेलते हुए भारत लोकतांत्रिक मूल्यों को पैदा कर सकता है, स्वतंत्रता समानता के मूल्यों की बात रख सकता है, अधिकारों की बात रख सकता है, आर्थिक समानता की बात कर सकता है। साथ ही साथ सांस्कृतिक लक्षणों के माध्यम से भी भारत अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करे और मध्य एशियाई देशों के साथ एक अच्छा संबंध स्थापित कर सकता है। तो सॉफ्ट पावर को भी आप यूज करिए। आर्थिक संबंधों पर ध्यान देना चाहिए। भारत मध्य एशिया व्यापार परिषद का अभी गठन किया गया है और इसके माध्यम से भारत, जो कि अभी 2 बिलियन पे टिका हुआ है, इसे 2 बिलियन से लगभग 12 बिलियन तक आना चाहिए। धीरे धीरे ये इस विस्तार को करे, इस जगह पे जो है कि मार्केट ओपन करे, व्यापार को आगे बढ़ाए। कनेक्टिविटी के रूप में भारत को अभी हाल ही में क्या किया गया, हवाई गलियारों के माध्यम से मध्य एशिया में लोगों के आवागमन और व्यापार हेतु कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करनी चाहिए। अभी क्या है, आप अगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, या आप कहीं से भी अगर इंटरनेशनल फ्लाइट की उड़ान भरते हैं, तो मध्य एशियाई देशों में कनेक्टिविटी क्या है कि कुछ लिमिटेड गिनी चुनी ही केवल फ्लाइट्स जाती हैं। आप उनकी संख्या को बढ़ाइए ताकि व्यक्तियों को आने जाने में दिक्कत ना हो। पता चला कि किसी व्यक्ति को मध्य एशियाई देश जाना है या मध्य एशिया के देशों के लोगों को यहाँ आना है, तो लंबी वेटिंग है, एक एक दो दो महीने बाद फ्लाइट की टिकट मिल रही है। उसकी कनेक्टिविटी में संख्या बढ़ाइए। फ्लाइट्स की कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे तो लोगों को 5 ही दिन, 6 दिन, 2 दिन में ही टिकट्स मिल जाएंगे और वो 2 दिन बाद भारत आ जाएंगे, या भारत के लोग मध्य एशिया चले जाएंगे। तो कनेक्टिविटी के स्तर पे हमें हवाई गलियारों का डेवलपमेंट करना चाहिए। वहीं अन्य क्षेत्रों में संभावनाओं की तलाश की जानी चाहिए। केवल यूरेनियम या प्राकृतिक गैस पे आधारित होकर हमें संबंध नहीं बनाना चाहिए, हमें अन्य क्षेत्रों को भी देखना चाहिए, जैसे सूचना और संचार प्रौद्योगिकी हो गया, फार्मा, क्योंकि भारत की जो मेडिसिन सेक्टर है वो दुनिया में सबसे सस्ती मानी जाती है। तो सस्ती दवाइयाँ प्रोवाइड करिए वहाँ पे, और हायर एजुकेशन डेवलप करिए वहाँ पे। अंतरिक्ष से संबंधित जो है कि समझौते करिए कि आप लोग अपनी मिसाइलों को या अपने सैटेलाइट को भारत इसरो को दे दीजिए, वो लॉन्च कर देगा कुछ पैसे दे के। एमएसएमई सेक्टर को जो है कि वहाँ पे इंपॉर्टेंस दीजिए। विद्युत प्रोडक्शन करिए। खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित चाबहार पोर्ट का प्रयोग करके खाद्य सुरक्षा स्थित करिए। तो बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पे हम संभावनाएं खोज सकते हैं, लेकिन हमें इन संभावनाओं को तलाशना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हमें करनी चाहिए, जिसके माध्यम से हम मध्य एशिया में अपने संबंधों को बेहतर कर सकेंगे और साथ ही साथ चाइना को भी हम काउंटर कर सकेंगे। तो ये तो था हमारा पहला टॉपिक, और अब हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे आज का। विदेश नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भारत की रक्षा सहयोग संबंधी पहलों की भूमिका क्या है। भारत ने डिफेंस सेक्टर में जितनी भी इंपॉर्टेंस योजनाएं चलाई हैं, जो भी डिफेंस सेक्टर की पॉलिसी है, वो कहीं ना कहीं फॉरेन पॉलिसी के टारगेट्स को प्राप्त करने में कैसे मदद करती है। तो सबसे पहले भारत ने वियतनाम को स्वदेशी रूप से निर्मित आईएनएस कृपाण भेंट किया है। कृपाण आप लोग जानते होंगे, जो हमारे सिख समुदाय के लोग जो है कृपाण लगाते हैं, थोड़ा सा चांद की तरह होता है, मतलब गोल सा, आप देख सकते हैं, गूगल पे डालेंगे तो ये एक मिसाइल जो है कि स्वदेशी रूप से निर्मित है, इसको भेंट किया है वियतनाम को। अर्थात अब हमारा डिफेंस सेक्टर केवल आयातित वस्तुओं पर निर्भर नहीं है, बल्कि हम उस वस्तुओं का निर्माण करके, नई नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके, नए नए जो है कि हम मिसाइल्स और जो है कि डिफेंस जो टूल्स होते हैं उसको हम निर्यात भी कर रहे हैं। और ये एक ऐसी मिसाइल है जो इन सर्विस मिसाइल युद्धपोत है, इन सर्विस मिसाइल युद्धपोत है। ये चीज समझ रही है। आगे देख लेते हैं हम लोग। विशेषज्ञों के अनुसार कहा भी जा रहा है कि भारत ने अभी कुछ ही दिनों में, यानी हाल के दिनों में, सैन्य सहयोग, मानवीय सहायता और संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में योगदान आदि संबंधी अपनी गतिविधियों का विस्तार किया है। जैसे अब सैन्य सहयोग में अगर आप देखो तो राफेल की डील हो रही है, इजराइल के साथ जो है कि बहुत सारी टेक्नोलॉजी ड्रोन पे डील हो रही है, फ्रांस के साथ राफेल पे हो रही है, रसिया के साथ जो है कि S-400 मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल का अपडेट वर्जन, वहीं MiG-21 वगैरह बहुत सारे जो लड़ाकू विमान है अमेरिका के साथ सहयोग किए जा रहे हैं। तो भारत लगातार डिफेंस सेक्टर में ज़्यादा सहयोग कर रहा है। मानवीय सहायता में जैसे आप देखेंगे, तुर्की में, सीरिया में भूकंप आने पर ऑपरेशन दोस्त चलाया, ऑपरेशन मैत्री चलाया, यूक्रेन से निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया। तो मानवीय सहायता भी कर रहा है। वहीं संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में भी योगदान दे रहा है। भारत का योगदान संयुक्त राष्ट्र के जो पीस कीपिंग
जो मिशन होते हैं उसमें अतुलनीय योगदान है भारत का। जैसे अभी अबेई एक अफ्रीका में जगह है जहां पे सबसे बड़ी महिला यूनिट को तैनात किया गया भारत सरकार के द्वारा। ये काफी गर्व की बात है कि महिला यूनिट तैनात की गई है अबेई में। हालांकि पहले भी यूनिट तैयार होती थी और तैनात होती थी, लेकिन अफ्रीकी देश में जो है कि सबसे बड़ी महिला यूनिट लॉन्च की गई। इसका मतलब संयुक्त राष्ट्र के जो भी मिशन होते हैं पीस कीपिंग, उसमें जो है कि भारत सहयोग कर रहा है। वर्तमान में 53 से अधिक देशों के साथ भारत ने रक्षा सहयोग समझौते कर रखे हैं। तो आप सोचिए 53 देशों में फ्रांस है, इजराइल है, यूके है और रसिया है, अमेरिका है, बड़े बड़े देशों के साथ और छोटे छोटे देशों के साथ डिफेंस के स्तर पे इन्होंने क्या किया है, सहयोग कर रखे हैं, समझौते कर रखे हैं। कुछ जगहों से सामान को आयात करते हैं और कुछ जगहों पे जो है कि निर्यात करते हैं। रक्षा मंत्रालय द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है नीति कि रक्षा उत्पादन और निर्यात संवर्धन नीति 2020, यानी कि प्रोडक्शन को हम प्रोडक्ट भी करेंगे रक्षा उत्पादन से समय और निर्यात भी करेंगे। इसमें बताया गया है कि एरोस्पेस व रक्षा क्षेत्र की वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात में वृद्धि करना ही इसका मुख्य रूप से लक्ष्य है। अब जैसे छोटे छोटे जो हमारे पड़ोसी देश हैं, हम उनको हथियारों को जो है कि निर्यात कर सकते हैं और हथियार युद्ध के समय जो बेसिक इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट चाहिए होती हैं, हाई क्वालिटी के सूट चाहिए होते हैं, ग्लासेस चाहिए होते हैं, चश्मे जो नाइट विजन कर सके, इन सभी चीज़ों के उपकरणों का निर्माण करके हम निर्यात कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है कि डिफेंस सेक्टर में बनाई जा रही हैं और हालांकि इसे लोग क्या कहते हैं, रक्षा कूटनीति के रूप में भी इसे जानते हैं। फिर आगे देखते हैं, उदाहरण के लिए जैसे बहुत सारे मित्र देशों के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास में वृद्धि हो रही है। जैसे अमेरिका के साथ युद्ध अभ्यास किया जाता है और इसी तरीके से और भी देशों के साथ, जैसे सूर्य किरण नेपाल के साथ होता है, इंडोनेशिया के साथ। लगभग भारत के कुल मिला के मेरे को जहाँ तक जानकारी है कि 50 से 55 देशों के साथ जो है कि इनकी डिफेंस मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज भी होती है, चाहे वो वायु के स्तर पे हो या नभ के स्तर पे हो या जल के स्तर पे हो। हर प्रकार की मिलिट्री एक्सरसाइज भारत कर रहा है, अपनी मिलिट्री या अपनी आर्मी को और इंक्रीज कर रहा है और डेवलप कर रहा है और मजबूत कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे रचनात्मक भागीदारी भी कर रहा है भारत। जैसे क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना, इसमें सहयोग कर रहा है। FATF जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो आतंकवादी देशों को प्रतिबंधित करती है, उसमें भी सहयोग कर रहा है भारत। तो बहुत सारे स्तर पे आप देखेंगे कि भारत अपनी भूमिका का निर्वहन अच्छे से कर रहा है। अब जैसे यहाँ पे आप समझिए कि भारत की विदेश नीति के जो प्रमुख लक्ष्य क्या क्या हो सकते हैं। जैसे प्रवासी भारतीयों के साथ संपर्क बनाए रखना और उन्हें संरक्षण प्रदान करना, यानी प्रवासी भारतीयों के साथ संपर्क बनाए रखना। मोदी जी जब भी विदेशी दौरे पे जाते हैं तो वहाँ पे प्रवासी भारतीयों से जरूर मिलते हैं, उनके साथ एक दिन का एक मीटिंग फिक्स करते ही करते हैं। वैश्विक स्तर पे इस चीज़ को दिखाया भी जाता है। भारत को पारंपरिक और गैर पारंपरिक खतरों से बचना चाहिए। पारंपरिक में जैसे आतंकवाद हो गया, सुरक्षा हो गई, सीमा विवाद हो गया, लेकिन गैर पारंपरिक के रूप में जो नए नए जो थ्रेट पैदा हो रहा है, जैसे डेटा की गोपनीयता होनी चाहिए और साथ ही साथ साइबर अटैक हो रहे हैं, स्पेस अटैक हो रहे हैं, बहुत सारे सैटेलाइट अटैक हो रहे हैं। तो ऐसी चीज़ों पे भी हमें निपटना पड़ेगा। यह सुनिश्चित करना कि भारत की राय वैश्विक मंचों पर सुनी जाए, मतलब कि भारत जो भी अपना ओपिनियन दे उसको वैश्विक मंच पे महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में सुने जाए। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी ग्रुप डिस्कशन में है 5 लोगों के साथ और अगर आपकी बात नहीं सुनी जाती तो आपका मोरल डाउन होता है, आप अगली बार ओपिनियन देना बंद कर देते हो। लेकिन अगर आपके ओपिनियन की वैल्यू होती है, लोग आपकी बात को कंसीडर करते हैं, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है, लोग आपको तवज्जो देते हैं, लोग आपसे राय पूछने की कोशिश करते हैं और उसी के अनुसार एक नया स्ट्रक्चर भी डेवलप करते हैं। तो भारत भी ये चाहता है कि भाई इस तरीके का प्रयास करें हम कि वैश्विक स्तर पे हमारी राय को भी सुना जाना चाहिए, क्योंकि केवल यूरोप वाले देश या अमेरिका वाले देश ही नहीं कहेंगे अपनी राय के बारे में, हमसे भी सुना जाए। भारत के समावेशी विकास के लिए अनुकूल बाह्य परिवेश तैयार करना बाहरी स्तर पे, ताकि इंक्लूजन अच्छे से हो सके। तो ये सारी चीजें, और अब हम इसी के आगे पढ़ेंगे रक्षा सहयोग और विदेश नीति के बीच में संबंध है कि हम जो भी डिफेंस के लेवल पर जो सहयोग कर रहे हैं वो फॉरेन पॉलिसी के लक्ष्यों की प्राप्ति में कैसे सहयोग कर रहे हैं या कैसे लक्ष्यों की प्राप्ति कराने में अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में आप देखेंगे, जैसे सुरक्षा और स्थिरता की अगर हम बात करते हैं कि रक्षा सहयोग के द्वारा जब सुरक्षा और स्थिरता को सुनिश्चित किया जाता है तो किसी भी विदेश जो देश होते हैं उसकी विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है कि उस देश की सुरक्षा हो सके और उसमें स्टेबिलिटी बनी रहे, कोई इस पर बाहरी अटैक ना हो। ग्लोबलाइजेशन के स्तर पर भी अगर हम देखें तो व्यापार, वित्त और संचार का दायरा क्रिप्टो करेंसी, सेल कंपनियों जैसे बाह्य कारकों से भी प्रभावित होता है। तो ये सभी राष्ट्रीय सरकारों के नियंत्रण से बाहर होते हैं।
अच्छा, ये सेल कंपनी क्या होती है दोस्तों, इसको समझ लीजिए बस। इसको इतना जान लीजिए कि ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करती हैं, ऐसी कंपनियों को सेल कंपनी कहा जाता है। और जब तक भारत में इसकी जो संख्या है, हजारों की संख्या में, इसको पूरी तरीके से समाप्त नहीं कर दोगे, तब तक ब्लैक मनी का जो धंधा चल रहा है ना, व्हाइट मनी में कन्वर्ट करना, भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो सकता। तो सेल कंपनी बहुत ही खतरनाक होती है किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए। फिर वहीं पे रक्षा सहयोग के समझौते पे हम आतंकवाद के स्तर पे सूचना, जानकारी, हथियारों की जो सहयोग कर रहे होते हैं दूसरे देशों के साथ, तो किसी भी देश को आतंकवाद से भी सुरक्षा मिलती है। तो ये भी भारत की पॉलिसी के लिए इंपॉर्टेंस हो जाता है। प्रशिक्षण सेवा की भूमिका, क्योंकि बाहरी आक्रमणों से जो सुरक्षा कर सकती है वो या तो आर्मी करेगी, या जो है कि वायुसेना कर सकती है, या थल सेना, जल सेना करेगी। लेकिन इनको ट्रेंड भी तो किया जाए इस लेवल पे कि जो नए नए खतरे आ रहे हैं, चाहे वो न्यूक्लियर के खतरे हों, चाहे साइबर अटैक के खतरे हों, या ड्रोन के खतरे हों, इन खतरों से ट्रेनिंग भी तो इन्हें देनी पड़ेगी ना। तभी ये थोड़े कि पारंपरिक रूप में चले युद्ध और तलवार लेके जो है कि युद्ध कर रहे हैं, ऐसा युद्ध का जमाना गया दोस्तों। अब तलवार और बंदूक का युद्ध नहीं होता है, अब तो साइकोलॉजिकल युद्ध होते हैं, ड्रोन के युद्ध होते हैं, और आपके वायरस के युद्ध होते हैं। कोरोना क्या था? कोरोना कोई बीमारी नहीं थी, ये एक वायरस का युद्ध था जो चाइना के द्वारा छोड़ा गया था पूरे दुनिया को परेशान करने के लिए, और अपनी जो है कि अर्थव्यवस्था को सुधार रहा था वो। सत्ता की राजनीति, आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में किसी देश के अंतर्राष्ट्रीय महत्व एवं भूमिका का उसकी सैन्य शक्ति के साथ सकारात्मक संबंध होता है। तो ये वाली चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब विदेश नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए रक्षा सहयोग के लाभ क्या हो सकते हैं? अगर अधिक से अधिक आप डिफेंस सेक्टर में कॉपरेट कर रहे हो, जो दूसरे देशों के साथ सहयोग कर रहे हो, तो उसका क्या बेनिफिट मिल सकता है भारत को या अपनी विदेश नीति के तौर पे? तो वो ये बेनिफिट मिल सकता है, पहला कि क्षेत्रीय स्थिरता में वृद्धि होती है। अब भारत के आसपास के जितने भी क्षेत्रीय स्तर के जो देश हैं, उनके साथ सब जब हम डिफेंस कॉपरेशन करते हैं, रक्षा सहयोग, तो उसमें स्थिरता आती है। साथ ही साथ प्राकृतिक आपदाओं पर प्रतिक्रिया करने और पड़ोसी देशों में व्याप्त अशांति को कम करने में सहयोग दे पाते हैं। अब प्राकृतिक आपदा के रूप में अभी आपको मैं आगे दिखाऊंगा कि सीरिया में और इराक में, इस जगहों पे जब भूकंप आया, तुर्की वगैरह में, तो भारत ने ऑपरेशन दोस्त चलाया प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए। व्याप्त अशांति जो म्यांमार हो गया, नेपाल हो गया, इन अशांति को कम करने के लिए अफगानिस्तान में तालिबानियों के द्वारा जो अशांति पैदा की गई, इसको भी कम करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही साथ संबंधों को जो मजबूत करना, यानी प्रमुख वैश्विक शक्तियों के साथ जब मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित होते हैं, तो ये भी विदेश नीति के एक प्रमुख लक्ष्य के रूप में देखा जाता है। साथ ही अगर हम बात करें तो सशस्त्र बलों की क्षमता का निर्माण भी, यानी जिसमें प्रौद्योगिकी, संगठन, सिद्धांतों, अवधारणा, तकनीक, इन सभी के माध्यम से हम सशस्त्र बल, जो हमारी आर्मी है, हर प्रकार की मिलिट्री है, उसको भी हम डेवलप करें, उसकी भी क्षमता को इन्हांस करें, कैपेसिटी बिल्डिंग जो है कि हम डेवलप करें। और डिफेंस सेक्टर को भी हमें बढ़ावा देना चाहिए, ताकि हम अपने विदेशी लक्ष्य के रूप में, क्या होता है हमारा जो विदेश नीति का लक्ष्य है कि अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार करना, जीडीपी इंक्रीज करना, अधिक से अधिक निर्यात करना। तो जब डिफेंस सेक्टर के द्वारा छोटे छोटे बड़े बड़े स्तर के इक्विपमेंट्स बनाए जाएंगे, मिसाइल्स बनाई जाएंगी, या जो है कि हम इस प्रकार के जो हथियार बनाएंगे, तो हम पड़ोसी देशों और बाकी देशों के साथ समझौते करके हम अपनी जीडीपी को भी बढ़ा सकते हैं। जैसे अति आधुनिक हथियार प्रणालियों का सह उत्पादन शुरू हो रहा है। इंडो और यूएस समझौता, जो कि मैंने लास्ट क्लास में, कल की क्लास में समझाया भी था कि इंडिया और यूएसए दोनों ही जगह अब नए नए हथियारों का प्रोडक्शन होगा, दोनों ही जगह यूनिट बनेगी। अमेठी में AK-47 की यूनिट बन रही है, जो कि रसिया के साथ सहयोग किया जा रहा है। तो इस तरीके से डिफेंस के लेवल पर भी निर्यात का विस्तार होगा। अनुसंधान और विकास पर भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करना चाहिए, और साथ ही साथ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर को भी डेवलप करना चाहिए, यानी विश्वास का निर्माण भी करना चाहिए दो देशों के लोगों के बीच में, नागरिकों के बीच में, सांस्कृतिक रूप से, रक्षा के रूप में, सैन्य रूप में, सामरिक तौर पे हम कह सकते हैं कि जब विश्वास निर्माण होता है तो कहीं ना कहीं दो देशों के आर्थिक हितों के साथ विदेश नीति के लक्ष्य भी पूरे होते हैं। अब जरा हम देख लेते हैं इन शॉर्ट कि विदेश नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करने में रक्षा सहयोग के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि रक्षा सहयोग जो हो रहा है तो बहुत अच्छा ही है, कहीं ना कहीं चुनौतियां भी आती रहती हैं। तो अब देखिए क्या है, रक्षा सहयोग को एक समान सिद्धांत की बजाय अलग अलग देशों के हिसाब से लागू करिए। भारत को क्या करना चाहिए, जो डिफेंस पॉलिसी है, डिफेंस पॉलिसी की जो थियरीज है, सिद्धांत है, उन्हें एक जैसा सभी देशों पे लागू नहीं करना चाहिए। अमेरिका के साथ अगर आप बार्गेनिंग कर सकते हो तो उसके साथ अच्छी बार्गेनिंग करो। चाइना के साथ बार्गेनिंग कम होती, विवाद ज़्यादा होता, तो आप उसके साथ थोड़ा सा विवाद की मोड में रहा करो। रसिया के साथ एक सदाबहारी दोस्त के रूप में रह सकते हो, इसराइल के साथ रह सकते हो, फ्रांस के साथ रह सकते हो, तो इनके साथ ऐसा व्यवहार करिए। तो हर देश के साथ अलग अलग व्यवहार करिए। वहीं
चीन का अति सक्रिय और आक्रामक रुख जो पड़ोसी देशों के साथ होता है उस पर जो है कि नियंत्रण करिए। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों की तुलना में केवल कुछ भारतीय दूतावासों के पास ही रक्षा शाखाएं मौजूद हैं, जबकि हमारी हर एक जो है कि जो भारतीय दूतावास होते हैं सभी के पास डिफेंस जो है कि ब्रांचेस होनी चाहिए, इमरजेंसी पड़ने पर रक्षा शाखाएं काम कर सकें। समन्वय का अभाव जो देखने को मिलता है, तो ये भी हमें, क्योंकि रक्षा सहयोग के में शामिल जितने भी मंत्रालय होते हैं, विभाग होते हैं, इसमें कोऑर्डिनेशन नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि इसका जो चीफ होता है, हाई अथॉरिटी, वो कहता है कि मैं देश की सुरक्षा के लिए किसी भी मंत्रालय या विभाग से समझौता नहीं कर सकता, न उनके आदेशों को मान सकता। तो उनमें कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम्स होती है। और वहीं रक्षा व्यय में जो कमी हो रही है 2022-23 में, देश की कुल जीडीपी का मात्र 2% ही था, जबकि इससे पहले 3.5-4% तक जीडीपी खर्च की जाती थी। तो ये सारी चीजें भी है कि उस पर उपयुक्त बजट भी आप लोगों को खर्च करना पड़ेगा। अब देखते हैं आगे की राह क्या हो सकती है दोस्तों। तो आगे की राह है कि नीतिगत दिशा निर्देशों का निर्माण करिए, विशेषज्ञों की आवश्यकता होनी चाहिए तो आवश्यकता को पूरा करिए जो इसके दायरे और गहनता सुनिश्चितता को ध्यान रख सके। संचालित की गई गतिविधियों का एक वार्षिक ऑडिट होना चाहिए, जो भी एक्टिविटी हो रही है डिफेंस के लेवल पे उसका एनुअल लेवल पे ऑडिट करिए कि पैसे का सही प्रयोग किया गया कि नहीं। एकीकृत योजना बनाइए। विदेश और रक्षा मंत्रालय का लक्ष्य रक्षा सहयोग का विस्तार करना होना चाहिए, क्योंकि विदेशी मंत्री और जो रक्षा मंत्री जब ये दोनों ही मिलते हैं तो इन दोनों का ही जो उद्देश्य होता है हमारे भारत के रक्षा सहयोग को मजबूत करना होता है। और इसीलिए हम इसको 2+2 वार्ता के रूप में भी जानते हैं, जो कि भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ करता है, अमेरिका के साथ करता है, रशिया के साथ भी कर रहा है। तो 2+2 का मतलब हो गया कि इसमें रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री दोनों ही शामिल होते हैं। तो इस तरीके से राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित करने हेतु विश्व भर में भारतीय सेना की उपस्थिति सुनिश्चित करनी चाहिए और पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को मजबूत करना होगा। चाइना लगातार अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को मजबूत कर रहा है, चाहे वो नेपाल हो, म्यांमार हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो। ऐसी स्थिति में भारत को भी अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को मजबूत करना होगा। अब केवल मजबूत करने के लिए कहना नहीं पड़ेगा, बल्कि पड़ोसी देशों के साथ जैसे चीन के प्रभाव को कम करने के लिए उन पड़ोसी देशों की चिंताओं को कम करो, समयबद्ध तरीके से परियोजनाओं को पूरा करो, उनके प्रति अधिक संवेदनशीलता दिखाइए। जैसे नेपाल के साथ भारत की बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, लेकिन आज भी वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं। तो नेपाल अपनी जरूरत के लिए क्या करेगा? चीन के पास जाएगा। तो भाई कहीं ना कहीं हमारी ही गलती है, जिसकी वजह से परियोजना पूरी नहीं होने पे चीन की तरफ जो है कि उसका झुकाव हो गया। तो ये सारी चीजें हमें रोकनी पड़ेंगी। तो ये तो था दोस्तों सेकंड टॉपिक। अब हम पढ़ेंगे मानवाधिकार के सार्वभौमिक घोषणा के 75 वर्ष कैसे हो चुके हैं। तो देखिए, मानवाधिकार 75 पहल दिसंबर 2023 में मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर समाप्त होगी। अर्थात ये 1 वर्ष तक जारी है, जो दिसंबर 2023 में जो है कि क्या होगा, इसके 75 वर्ष की वर्षगांठ हो जाएगी। अब एक बेसिक क्वेश्चन जो आप लोगों को पता होना चाहिए, 1 दिसंबर की डेट और 10 दिसंबर की डेट, ये 2 डेट इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक होता है ह्यूमन राइट्स डे और एक होता है एड्स दिवस, यानी कि एड्स जो बीमारी है उससे। अब ये कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा कि 1 दिसंबर को कौन सा दिवस होता है और 10 दिसंबर को कौन सा दिवस होता है। मैं आपको यहाँ नहीं बताऊंगा, थोड़ा बहुत आपको भी ये चीजें पता रहनी चाहिए। तो दिसंबर 2023 में इसके 75 वर्ष हो रहे हैं, क्योंकि इसको दिसंबर 1948 में लॉन्च किया गया था। तो अब 48 से 23 तक आप आएंगे तो 75 ईयर्स कंप्लीट हो रहे हैं। तो 2023 की थीम क्या रखी है? सभी के लिए गरिमा, स्वतंत्रता और न्याय। मतलब सभी के लिए डिग्निटी होनी चाहिए, लिबर्टी होनी चाहिए और जस्टिस होना चाहिए। लेकिन इस पहल के 3 लक्ष्य हैं। पहला, सार्वभौमिकता और अविभाज्यता को बढ़ावा देना, भविष्य के लिए योजना बनाना और मानवाधिकारों की व्यवस्था को मजबूत करना। ये इनके 3 लक्ष्य हैं। तो आगे देख लेते हैं मानवाधिकार और मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा क्या है। तो यहां पर देखेंगे हम, ये सार्वभौमिक अधिकार हैं जो राष्ट्रीयता, लिंग, राष्ट्रीय, निर्जाति मूल, रंग, धर्म, भाषा, किसी भी प्रकार के अन्य आधार पर भेदभाव किए बिना, यानी हम किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं कर सकते और सभी लोगों को ये प्राप्त होते हैं। चाहे वो लिंग के आधार पर, राष्ट्र के आधार पर, निर्जातीयता के आधार पर, रंग के आधार पर, भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि हम हिंदुओं को अधिकार देंगे, मुसलमानों को नहीं देंगे। आप ये नहीं कह सकते कि आप पुरुषों को अधिकार देंगे, महिलाओं को अधिकार नहीं देंगे। आप यह भी नहीं कह सकते कि आप कबीलाई समाज है और हम जो है कि सभ्य समाज है, इनको अधिकार नहीं देंगे। आप यह भी नहीं कह सकते कि हम गोरे लोग हैं, हमें अधिकार मिलेगा, काले लोगों को अधिकार नहीं मिलेगा। आप यह भी नहीं कह सकते कि भारत के लोगों को अधिकार नहीं मिलेगा, अमेरिका और रशिया के लोगों को अधिकार मिलेगा।
क्या कहेंगे कि हम सभी लोगों को अधिकार देंगे, चाहे फिर उनका लिंग कुछ भी हो, कोई भी रंग हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी भाषा हो, कोई भी देश हो, कोई भी जो है कि आपकी डिग्निटी हो, आपको सभी लोगों को यूनिवर्सली रूप में प्रोवाइड किया जाएगा। और यही अधिकार धीरे धीरे आप देखेंगे कि हमारे संवैधानिक विकास में मूल अधिकार के रूप में शिफ्ट हो गए हैं। तो मूलभूत अधिकार क्या है? इसमें सबसे मूलभूत अधिकार इंपॉर्टेंट क्या है? जीवन के अधिकार, जिसमें भोजन, शिक्षा, कार्य, स्वास्थ्य, स्वतंत्रता आदि अधिकार इसमें शामिल होते हैं। इसकी घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1948 में की गई थी और तभी से अपनाया गया था, लेकिन ये कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होते, क्योंकि प्रत्येक देश ने अपने देश की व्यवस्था के अनुसार, अपनी राजनीतिक व्यवस्था के अनुसार, अपनी कानूनी व्यवस्था के अनुसार इनको क्या किया है? अपने देश के संविधान में स्थापित किया है। तो वहाँ पे बाध्यता क्या है? कानूनी बाध्यता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे नहीं है, बल्कि सभी देशों ने अपने कानून और संविधान में उसको जो है कि बाध्यकारी बनाया है, या तो छूट दे दी है या बाध्यकारी बनाया है। और इस घोषणा पत्र में 30 प्रकार के अधिकार और स्वतंत्रताएं दी गई थी जो सभी के लिए उपलब्ध होंगी। ओके, अब जैसे कुछ मान लीजिए कुछ प्रमुख अधिकार कौन कौन से, जैसे सभी मनुष्य को गरिमा, अधिकारों के मामले में जन्म से ही स्वतंत्रता और समानता मिलेगी, दासता या पराधीनता में नहीं रखा जाएगा किसी व्यक्ति को, किसी को भी प्रताड़ित नहीं किया जाएगा, कानून के समक्ष सभी लोग एक समान फॉलो किए जाएंगे, मनमाने तरीके से गिरफ्तार, कैद या निर्वासित नहीं कर सकते आप किसी को, और साथ ही साथ आप देखेंगे सभी व्यक्तियों को आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जैसे सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, ये सब, और किसी की भी निजता में मनमाने तरीके से हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। ये कुछ अधिकार के एक एग्जाम्पल दिए गए हैं, और आप देख सकते हो कि जो आप मूल अधिकार पढ़ते हैं अपने भारतीय संविधान के अंतर्गत, उनकी कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट्स की जो कॉन्सेप्ट है उससे मिलता जुलता है। जैसे आप दासता की बात करेंगे तो अस्पृश्यता को देख सकते हैं, जन्म से स्वतंत्र यानी आर्टिकल 19 देख लीजिए आप, कानून के समक्ष सभी लोग समान है यानी आर्टिकल 14 आप बात कर सकते हैं। वहीं किसी भी व्यक्ति को मनमाने तरीके से गिरफ्तार या कैद में नहीं रख सकते तो आर्टिकल 20 और 22 को देख सकते हैं। साथ ही साथ निजता की बात करें तो आर्टिकल 21 को आप देख सकते हैं। इस तरीके से आप देखेंगे कि भारतीय संविधान में कहीं ना कहीं इसके स्वरूप में थोड़ा बहुत चेंजेस करके इसको अपना लिया गया है। और अब हम यहाँ पर देखते हैं आगे कि इसका महत्व क्या है। तो भाई सिंपल सी चीज़ है, मानवाधिकारों को मजबूत करना चाहिए ताकि हर एक व्यक्ति को जो है कि मानव का अधिकार मिलना चाहिए। नागरिकों को सशक्त बनाया जाता है इसके माध्यम से ताकि उनका शोषण न किया जा सके, और इसकी सार्वभौमिक मान्यता है, यानी पूरी दुनिया में जो है कि इन अधिकारों को मान्यता प्रदान की गई है। लेकिन इसके सामने कई सारी इंपॉर्टेंट चुनौतियां होती हैं, उन चुनौतियों से भी हमें निपटना पड़ेगा, तभी लोगों को हम मानवाधिकार पूरी तरीके से प्रदान कर सकते हैं। तो ये चुनौतियां कौन कौन सी हैं, हम उस पर बात करें। जैसे पहली चुनौती है कि गरीबी। अब व्यक्ति को गरीबी में जीवन यापन करना पड़ रहा है, उसका पेट नहीं भर रहा है, वो बेचारा भूखा बैठा है, और आप उसे सिखा रहे हैं स्वतंत्रता समानता का पाठ, तो व्यक्ति क्या कहेगा कि भाड़ में जाए स्वतंत्रता समानता, मुझे बस रोटी मिलनी चाहिए खाने के लिए, फिर मैं कुछ भी करूंगा। तो पहले क्या जरूरी है कि पहले गरीबी को दूर करिए। यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम ने अपनी 2023 की रिपोर्ट में कहा, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में, कि 110 देशों में लगभग 1.1 बिलियन, लगभग 18% से थोड़ा अधिक लोग बहुत ही गंभीर स्थिति की गरीबी में जी रहे हैं, जिसमें खुद भारत के भी लोग शामिल हैं। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव देखिए, कम से कम 8.7 मिलियन लोग आंतरिक विस्थापन झेल रहे हैं। अपने ही देश में एक जगह से दूसरी जगह विस्थापन झेल रहे हैं जलवायु परिवर्तन में। युद्ध, संघर्ष और आतंकवाद को अगर आप देखें तो यूक्रेन युद्ध की वजह से पलायन करने वाले लोगों की संख्या 100 मिलियन को पार कर गई, और इतनी बड़ी संख्या में पलायन पहली बार हुआ है। तो रूस और यूक्रेन के संघर्ष का देखिए वैश्विक प्रभाव पड़ा। अब कहाँ गई निजता का अधिकार, अब कहाँ गया लोगों को विधि के समक्ष समानता, ये तो सब खत्म हो गया। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे यही होता है कि इनके कानून बाध्यकारी नहीं हो पाते हैं। फिर खाद्य सुरक्षा, आप देखिए आज भी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है वो कहता है कि 2023 में लगभग 345 मिलियन से अधिक लोगों को खाद्य असुरक्षा का सामना करना पड़ सकता है, यानी इनके पास खाने के लिए भोजन नहीं रहेगा, और 2020 की तुलना में दोगुनी से भी अधिक होंगे। महिलाओं के अधिकार की बात करें तो वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट कहती है, अभी हमने पढ़ा ह्यूमन राइट्स, लिंग के आधार पर भी हम भेदभाव नहीं करेंगे। हम अपने देश में भी देखते हैं कि लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, लेकिन पूरी दुनिया इस चीज का क्लेम करती है कि हम लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करते हैं, हर जगह महिला पुरुष को समान समझते हैं। लेकिन फिर भी रिपोर्ट कह रही है कि अभी भी आपको लैंगिक समानता स्थापित करने में 132 वर्ष का समय लग जाएगा। तो इसका मतलब है कि सभी देशों की सरकारों के जो दावे हैं वो झूठे साबित हो रहे हैं।
हमें बताते तो हैं सब कि हम महिला और पुरुष समान मानते हैं, लेकिन व्यवहारिक स्तर पे समान नहीं मानते हैं। आप अगर स्टडी कर रहे हो या आप अपने घर में ही देख सकते हैं, आप अपनी जॉब प्रोफाइल में देख सकते हैं, आप अपने वर्क प्लेस पर देख सकते हैं, इस तरीके के भेदभाव आपको देखते हुए मिलेंगे। भले वो बोल के नहीं किए जाते, डायरेक्टली नहीं किए जाते, लेकिन कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा, महसूस हो जाएगा। नस्ली निर्याति धार्मिक घृणा पैदा होती है, ये भी एक समस्या है। LGBTQ के अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं, यानी कि लेस्बियन, जहाँ पे दो लड़कियां आपस में एक दूसरे से प्रेम करती हों, उन्हें किसी पुरुष की आवश्यकता नहीं। गे का मतलब जी मतलब गे, जहाँ पे दो पुरुष आपस में एक दूसरे से प्रेम करते हो, किसी महिला की आवश्यकता नहीं। फिर उसके बाद बाइसेक्सुअल होते हैं, ट्रांसजेंडर होते हैं। तो इस तरीके से LGBT के समुदायों के अधिकारों की बात, हालांकि भारत में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इनके अधिकारों को कानूनी मान्यता दे दी गई है कि भाई LGBT के अधिकार मान्यता प्राप्त हैं, इनके द्वारा जो भी कृत्य किया जाएगा वो कानूनी रूप से सही होगा। लेकिन क्या हमारा समाज वाकई इस चीज को मानता है? आज भी हम लोग देखेंगे ट्रेनों में, बसों में, जो किन्नर समुदाय होता है, जिसको आम भाषा में हिजड़ा कहा जाता है, ट्रांसजेंडर उनको इंग्लिश में कहा जाता है, उनके साथ आज भी हम इस तरीके का व्यवहार करते हैं जैसा लगता है कि हम इनसे दूर रहें, जबकि वो भी ह्यूमन हैं, उनके अंदर भी लाल रंग का खून बह रहा है, वो भी काले और गोरे हैं, उनके भी वही बोलचाल के शब्द हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को उनसे दूर रखते हैं। तो ये सारी समस्याएं हैं कि सामाजिक स्तर पे जब परिवर्तन नहीं होगा दोस्तों, तो ह्यूमन राइट्स के सामने चुनौतियां तो होंगी। सत्तावादी शासन द्वारा हिंसा भी की जाती है, जैसे म्यांमार में जो तख्ता पलट किया गया, ईरान में गिरफ्तारी हो गई, तालिबान द्वारा मानवाधिकारों के पर रोक लगा दी गई अफगानिस्तान में। तो ऐसे दोस्तों बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से अभी भी ह्यूमन राइट्स कंप्लीटली वर्क नहीं कर पा रहा है। आगे देखते हैं कि ह्यूमन राइट्स की रक्षा और इसके संवर्धन के लिए क्या क्या हम कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे अभिसमय हुए कि नरसंहार के अपराध की रोक और सजा पर अभिसमय 1948 आया, बाल अधिकारों पर अभिसमय 1989 में आया, 1951 शरणार्थी अभिसमय और 1967 प्रोटोकॉल आए, मानवाधिकार परिषद का गठन किया गया 2006 में दोस्तों किया गया। फिर मानवाधिकार और संयुक्त राष्ट्र प्रणाली एक साथ काम करती है, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा शांति मिशन की स्थापना की गई पीस कीपिंग के लिए। वहीं सुरक्षा की जिम्मेदारी R2P का मतलब होता है कि इसकी जिम्मेदारी समुदाय की भी होनी चाहिए, केवल सरकार की नहीं होनी चाहिए। और राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थान जगह जगह एस्टैब्लिश किए गए, जैसे भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993 में बनाया गया, ह्यूमन राइट्स कमीशन जिसे हम कहते हैं। तो इस तरीके से हम और भी मैकेनिज्म बना सकते हैं, लेकिन और आगे की राह में देखें तो हम क्या कर सकते हैं, लोगों की रक्षा करना और उन्हें सशक्त बनाना चाहिए, लचीले समावेशी लोकतांत्रिक समाजों का निर्माण करना चाहिए, मूलभूत स्वतंत्रता की तो रक्षा करनी चाहिए कम से कम, और एक वैश्विक प्रणाली को बढ़ावा देना चाहिए और सामूहिक उत्तरदायित्व होना चाहिए जिसमें नागरिक समाज, निजी संस्था, सरकार, व्यक्ति आदि सभी की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि किसी भी व्यक्ति के मानव अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं कहना चाहिए कि भाई हमारे अधिकारों का हनन नहीं हो रहा तो हम दूसरे के मामले में क्यों टांग अड़ाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, कल को आपके साथ ऐसा होगा तो आपके साथ कोई नहीं खड़ा होगा। और मानव अधिकार से संबंधित जो शिक्षा है वो प्रत्येक समुदाय, स्कूल, संस्था, सार्वजनिक स्तर पे देनी चाहिए ताकि ह्यूमन राइट्स के बारे में लोग अवेयर हो सके। तो दोस्तों ये तो था ह्यूमन राइट्स का टॉपिक। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको टॉपिक मजा आ रहा होगा समझने में। पूरे यूट्यूब पे आप देख लीजिए दोस्तों, हिंदी मीडियम की विजन IAS की मैगजीन ऐसे कोई नहीं पढ़ा रहा है जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ। बहुत आराम से, बहुत डिटेल में समझा के और बहुत ही चीज़ों को कनेक्ट करके, इंटरलिंकिंग करके मैं आपको समझा रहा हूँ। तो इसी बात पर कम से कम आप वीडियो लाइक कर दीजिएगा अगर अच्छी लग रही हो, और चैनल को शेयर जरूर करिएगा और सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। बाकी आपकी मर्जी है, अगर नहीं अच्छी लग रही है तो आपका मन है, आप छोड़ भी सकते हैं वीडियो को, लेकिन मैं इसी तरीके से पढ़ाते हुए कंटिन्यूअस रखूंगा। अगर आपके कोई सुधार करने के लिए सजेशन होंगे, सुझाव होंगे, तो उस पर जरूर मैं विचार करूंगा और उसको भी मैं इंक्लूड करूंगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन भी हमें दे सकते हैं। चलिए आज का हमारा ये लास्ट टॉपिक रहेगा दोस्तों, वो क्या है, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन, जिसको हम लोग आम भाषा में यूनेस्को कहते हैं। चर्चा में क्यों आ गया? क्योंकि अमेरिका जैसा खुरापाती देश बार बार यूनेस्को छोड़ता है, पकड़ता है, इसीलिए चर्चा में है। यूनेस्को ने मतलब USA ने 5 वर्ष के बाद दोबारा जो है कि यूनेस्को में शामिल हो गया अमेरिका। उसने यूनेस्को को $619 मिलियन की जो बकाया राशि थी वो भी देने पर अपनी सहमति दे दी है। अब बात आती है कि अमेरिका ने छोड़ा ही क्यों था, इतनी दादागिरी चल रही है इनकी, तो आइए समझते हैं कि क्यों छोड़ा था। लेकिन उससे पहले हमें यूनेस्को के बारे में बेसिक जानकारी जान लेनी चाहिए। क्या है कि, और वो बेसिक जानकारी ये है कि 1945 में जब UN को स्थापित किया गया था तो उसकी एक विशेष एजेंसी के रूप में एक काम करती है जो शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति, संचार, सूचना के बारे में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देकर शांति स्थापित करने में योगदान देती है।
दूसरा बात करेंगे 194 सदस्य हैं इसके, 12 सहयोगी देश और इंडिया भी इसका सदस्य है। ये 2 पुरस्कार भी लॉन्च करते हैं, एशिया प्रशांत पुरस्कार और दूसरा है यूनेस्को फेलिक्स हाउफोएट बोइगनी शांति पुरस्कार। ये जो है कि सांस्कृतिक विरासत और शांति को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। हालांकि वैसे तो माना जाता है कि जो देश यूएन के सदस्य हैं वही यूनेस्को के भी सदस्य होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सदस्य हैं जो यूएन के सदस्य ना होकर भी यूनेस्को के हैं। जैसे यूनेस्को के 3 मेंबर ऐसे हैं जो यूएन के सदस्य नहीं हैं, जैसे कुकू आइलैंड, आइसलैंड, नियू और फिलिस्तीन। ये यूएन के सदस्य नहीं है लेकिन यूनेस्को के सदस्य हैं। और कुछ ऐसे भी देश हैं यूएन के जो यूएन के तो सदस्य हैं लेकिन यूनेस्को के सदस्य नहीं है, जैसे इजराइल, लिंकेस्टीन और संयुक्त राज्य अमेरिका। लेकिन अब जो है कि अमेरिका भी इसमें शामिल हो चुका है। तो आगे देखते हैं अमेरिका और यूनेस्को का संबंध क्या रहा है भाई। 2018 में अमेरिका ने यूनेस्को से बाहर निकलने का निर्णय क्यों ले लिया था कि जो 5 साल बाद 2023 में दोबारा ज्वाइन कर रहा है। और क्या ऐसा पहली बार हो रहा है कि अमेरिका ने पहली बार छोड़ा था? तो ऐसा नहीं है, अमेरिका कई बार छोड़ता रहता है। सबसे पहली बार 1984 में हुआ था। अमेरिका ने 1984 में पहली बार जो है कि यूनेस्को से बाहर हो गया था। हालांकि फिर 2003 में जो है कि वो फिर शामिल हो गया था। और 2003 में शामिल होने के बाद उसने क्या कर दी थी, लगातार बना हुआ था और 2018 में फिर उसने छोड़ दी। ऐसा क्यों? क्योंकि 2011 में फिलिस्तीन को यूनेस्को की सदस्यता प्रदान कर दी गई थी और बाद में अमेरिका ने फिर इसके लिए क्या किया, वित्तीय अंशदान देना बंद कर दिया। और जब वित्तीय अंशदान देना बंद कर दिया अपने हिस्से का, तो उसे मताधिकार से वंचित कर दिया गया। और 2013 में जब मताधिकार से वंचित कर दिया गया तो उसने भी अपनी सदस्यता 2018 में बाहर ले ली कि हम बाहर रहेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि फिलिस्तीन जो है कि इजराइल विरोधी देश है, या यूं कहे कि इजराइल विरोधी क्षेत्र है और इजराइल अमेरिका का दोस्त है। तो भाई ये भी तो होता है ना, आपके दोस्त से अगर कोई बुरा व्यवहार करे तो आप उस व्यक्ति के दुश्मन हो जाते हो। यानी इजराइल और अमेरिका के आपसी दुश्मन कौन होगा? फिलिस्तीन। और फिलिस्तीन को जो है कि यूनेस्को की सदस्यता मिलने से अमेरिका ने छोड़ दिया। और अभी मैंने आपको बताया कि इजराइल भी यूनेस्को का सदस्य नहीं है। तो भाई जब एक दोस्त नहीं है तो दूसरा दोस्त कैसे रह लेगा? तो ये वही वाली बात हो गई। तो यही वाला मुद्दा था और कुछ नहीं था। फिर उसके बाद अगर हम बात करें कि अमेरिका शामिल क्यों हो गया, क्यों हो रहा है भाई, तो पहली चीज अमेरिका की सॉफ्ट पावर को फिर से स्थापित करना है, जैसे लोकतंत्र को बढ़ावा देना, स्वतंत्रता की बात करना, विधि के शासन की बात करना, व्यक्तियों को अधिकारों की बात करना। और चीन का जो बढ़ता प्रभाव है उसे कम करने के लिए, क्योंकि यूनेस्को में लगातार चीन का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, तो अमेरिका चाहता है कि चाइना के प्रभाव को कम किया जाए और नए मानकों में अपनी भूमिका प्रदान करना। तो ये सारी वजह थी। लेकिन अब हम देखते हैं कि यूनेस्को द्वारा सामना की जाने वाली समस्याएं कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स है जो यूनेस्को के द्वारा फील की जाती हैं। तो जैसे सदस्यों की प्राथमिकताओं में अंतर। क्यों? क्योंकि प्रत्येक देश जो कि संयुक्त इसके यूनेस्को के जो मेंबर हैं उनके राजनीतिक और जो है कि प्राथमिकताएं अलग अलग होती है, राजनीतिक एजेंडा और प्राथमिकताएं अलग अलग होती हैं, जिसकी वजह से यूनेस्को के साथ तालमेल नहीं हो पाता है। वित्तीय संकट, अकेले अमेरिका के बाहर निकल जाने से यूनेस्को को 20% वित्त का नुकसान हो गया यूनेस्को को। भाई अमेरिका का जो सबसे बड़ा योगदान था वही जो है कि नहीं मिल पा रहा था। और शिक्षा पर कम ध्यान देना, यूनेस्को कहता है कि 2018 से 2022 के बीच में 4 वर्ष में कुल बजट में 18% से घटकर 15% हो गया इसके लिए आवंटित बजट। यानी शिक्षा में भी जो है कि गिरावट देखने को मिल रही है। और आगे बात करते हैं विश्व धरोहर स्थलों का रक्षण और संरक्षण करने में असमर्थता। जैसे अफगानिस्तान में स्थित एक बामियान बुद्ध थे, उन स्थलों का विनाश कर दिया गया। विश्व धरोहर स्थलों की चयन प्रक्रिया बड़ी जटिल है, ये दिक्कत है। और चीन का बढ़ता प्रभाव, क्योंकि अमेरिका की अनुपस्थिति में चीन अप्रत्यक्ष रूप से यूनेस्को पर चीन की बेल्ट रोड इनिशिएटिव के भागीदारी देशों में व्यवसायिक और नौकरी प्रशिक्षण कार्यक्रमों का समर्थन के लिए दबाव बना रहा है। तो कहीं ना कहीं चाइना इसका प्रयोग कर रहा है। और जरा हम बात करें यूनेस्को की सदस्यता कैसे मिलती है, तो सिंपल सी बात है, जो देश संयुक्त राष्ट्र के संघ के सदस्य होते हैं वो यूनेस्को के भी सदस्य माने जाते हैं। और जो संयुक्त राष्ट्र के सदस्य नहीं हैं उन्हें महासम्मेलन के 2/3 बहुमत से कार्यकारी बोर्ड की सिफारिश पर ही यूनेस्को में शामिल किया जाता है। जैसा कि अभी हमने ऊपर पढ़ा कि कौन कौन से जो सदस्य थे जो यूनेस्को के सदस्य हैं लेकिन यूएन के सदस्य नहीं हैं। तो ये चीज़ थी। अब आगे हम बात करते हैं, आगे की राह पर बढ़ने से पहले हम जरा यूनेस्को की कुछ उपलब्धियां देख लेते हैं। तो 167 देशों में टोटल 1157 विश्व धरोहर स्थलों को संरक्षित किया इन्होंने। और अमूर्त विरासत अभी समय में 177 राष्ट्र पक्षकार हैं इसके। यूनेस्को की सभी के लिए शिक्षा पहल जो है कि वैश्विक शिक्षा की उल्लेखनीय प्रगति में बहुत योगदान दे रही है, यानी एजुकेशन फॉर ऑल। यूनेस्को द्वारा मीडिया विकास संकेतक भी विकसित किए जा रहे हैं जो लगातार सोशल मीडिया का प्रभाव बढ़ा रहे हैं। और विश्व धरोहर समिति द्वारा
खतरे में पड़ी विश्व धरोहरों की एक अलग सूची बनाई जाती है, जिससे उनका जो है कि संरक्षण किया जा सके और संबंधित देश को, जिस देश में वो संरक्षण स्थल है, वहां पे कुछ बजट का आवंटन करके उसका संरक्षण किया जा सके। तो ये वाली चीजें हैं। और अब हम आगे की राह की बात करें तो सबसे पहले कि विकसित देशों से अधिक अंशदान मिलते रहना चाहिए। जैसे अमेरिका के निकल जाने से अकेले 20% का नुकसान उठाना पड़ा यूनेस्को को, तो जितने भी विकसित देश हैं उनका यूनेस्को में अंशदान बढ़ा देना चाहिए धीरे धीरे, ताकि बजट की या वित्त की व्यवस्था की संकट ना आए। धरोहर स्थलों की चयन प्रक्रिया में सुधार करना चाहिए, क्योंकि जो चयन प्रक्रिया होती है उसमें स्थानीय सरकार के द्वारा आवेदन किया जाता है कि इस स्थल को धरोहर का स्थल का दर्जा देना चाहिए, लेकिन यूनेस्को की जो टीम होती है वो उसका ऑब्जर्वेशन करती है, अपने अंतर्राष्ट्रीय मापदंड पे जब उसे चेक करती है तो उसको रिजेक्ट कर देती है। तो इसमें भी समन्वय होना चाहिए। शासन संरचना को मजबूत करना चाहिए, ताकि यूनेस्को को अपने निर्णय निर्माण की प्रक्रियाओं एवं प्रबंधन में पारदर्शिता, जवाबदेहिता और दक्षता को भी बढ़ाना चाहिए। साथ ही साथ साझेदारी और सहयोग को भी बढ़ाना चाहिए। जैसे अन्य संयुक्त राष्ट्र एजेंसियां, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, नागरिक समाज जिसे हम सिविल सोसाइटी कहते हैं, शिक्षा और निजी क्षेत्र के साथ मजबूत साझेदारी और सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए, जिसके माध्यम से यूनेस्को की जो योजनाएं हैं, शिक्षा के ऊपर है या जो है कि आप कह सकते हो स्वास्थ्य के ऊपर है, संरक्षण करने के ऊपर है, ये और भी प्रभावी रूप से जो है कि कार्यान्वित की जा सके। तो दोस्तों ये तो था आज की हमारी क्लास का टॉपिक, जिसमें 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों की आज की क्लास में खूब मजा आया होगा। और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और छोटा सा अपना सपोर्ट दे दीजिएगा हमें, जो हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट होगा। चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।